नमस्कार। मांग की कीमत लोच को मापने की विधियों का आज हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें प्रमुखतः 4 विधियां हैं, जिनमें सबसे पहली है कुल व्यय विधि। प्रोफेसर मार्शल द्वारा प्रतिपादित यह विधि मांग की लोच की केवल 3 श्रेणियों को बताती है, जिसमें हमें पता लगेगा कि वस्तु की मांग की लोच इकाई के बराबर है, इकाई से कम है या इकाई से अधिक है। तो इसका आकलन करने के लिए हम उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय का अध्ययन करते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है या घटती है तो उसका उस पर होने वाले कुल व्यय पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह हम इस तालिका के आधार पर समझ सकते हैं। जैसे प्रति इकाई जो कीमत है, जब वो 10 रुपये है तो वस्तु की मांग मात्रा 100 इकाई है और कुल व्यय 1000 है। जब कीमत घटकर 8 रुपये हो जाती है तो मांग मात्रा बढ़कर 125 और कुल व्यय 1000 रुपये रहता है। और इस प्रकार से कीमत जब 5 रुपये रह जाती है तो भी कुल व्यय 1000 रुपये रहता है। अर्थात कीमत घटने पर भी वस्तु पर किए जाने वाला कुल व्यय स्थिर है और ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई के बराबर मानी जाती है। ठीक ऐसा ही कीमत बढ़ने पर भी होगा। यदि कीमत बढ़ती है और उसके बावजूद भी वस्तु पर होने वाला कुल व्यय बराबर रहता है तो वहाँ भी वस्तु की मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। दूसरा, जब हम कीमत को घटाकर 8 रुपये कर रहे हैं तो कुल जो मांग है वो 100 से बढ़कर 150 हो गई और कुल व्यय 1000 से बढ़कर 1200 रुपये हो गए। और 5 रुपये कीमत रहने पर कुल इकाइयाँ 300 और कुल व्यय 1500 रुपये। अर्थात जैसे जैसे वस्तु की कीमत घट रही है वस्तु पर होने वाला कुल व्यय बढ़ता जा रहा है। और इससे हम तात्पर्य निकालेंगे कि यहाँ वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक है। अर्थात जितना कीमत बढ़ रही है उस वस्तु की मांग उससे अधिक अनुपात में बढ़ती है। तीसरा, हम देखेंगे कि जब कीमत घट रही है तो वस्तु पर किया जाने वाला व्यय घट रहा है। जैसे जब 10 से 8 रुपये रही तो वस्तु पर किया गया व्यय 1000 से घटकर 960 रुपये रह गया। और जब कीमत और घटकर 5 रुपये हुई तो वस्तु पर किया जाने वाला व्यय 750 रुपये हो गया। अर्थात जैसे जैसे कीमत घट रही है वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय भी घट रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि यहाँ वस्तु की जो मांग की लोच है वो इकाई से कम है, क्योंकि जितना परिवर्तन हम कीमत में कर रहे हैं मांग में उससे कम परिवर्तन हो रहा है। और कम परिवर्तन होने का कारण यह है कि अब वस्तु पर किया जाने वाला व्यय है वो घटाया जा रहा है। इस प्रकार हम कुल व्यय विधि से मांग की कीमत लोच की श्रेणियों का पता लगा सकते हैं कि मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर है, इकाई से कम है या इकाई से अधिक है। फिर है मांग की कीमत लोच को मापने की जो कुल व्यय विधि है उसे हम रेखा चित्र द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ इस रेखा चित्र में आप देखेंगे कि ओ एक्स अक्ष पर जहाँ कुल व्यय को दर्शाया गया है और ओ वाई अक्ष पर जहाँ पर कीमत को दर्शाया गया है। अब जब कीमत में परिवर्तन हो रहा है और कीमत में वृद्धि के साथ साथ यदि कुल व्यय बढ़ रहा है, यदि आप देखेंगे प्रारंभ की स्थिति जहाँ जो कुल व्यय का या जो मांग वक्र है वो ऊपर चढ़ता हुआ है और इस स्थिति में पता लगता है कीमत के साथ साथ कुल व्यय बढ़ रहा है। तो इससे हम कहेंगे कि वस्तु की जो मांग की लोच है वो इकाई से कम है, क्योंकि कीमत बढ़ रही है तो कुल व्यय भी बढ़ रहा है। अर्थात कीमत में बढ़ने से मांग में उतनी कमी नहीं हो रही जितनी कीमत में हुई है, क्योंकि उसके साथ साथ कुल व्यय बढ़ रहा है। इसके बाद यदि कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बिल्कुल स्थिर है, स्ट्रेट लंबवत लाइन है, तो हम कह सकते हैं कि कीमत बढ़ने पर भी कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा और ऐसी स्थिति में इकाई के बराबर लोच होती है। और उसके आगे हम देखेंगे कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है उसके साथ साथ यदि वस्तु पर किया गया कुल व्यय घट रहा है तो इसका मतलब वस्तु की जो कीमत का परिवर्तन है उसका मांग पर अधिक प्रभाव हो रहा है, तो हम कहेंगे कि इकाई से अधिक लोच है। इस प्रकार रेखा चित्र द्वारा भी हम कीमत लोच को दर्शा सकते हैं कुल व्यय के आधार पर। अब उसके बाद हम देखेंगे प्रतिशत विधि। जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा कि प्रतिशत विधि और आनुपातिक विधि एक ही विधि है, जिसमें हम ये देखते हैं कि मांग की लोच बराबर मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। इसे
मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर भी मापा जा सकता है। इसका जो गणितीय सूत्र है जिसको हमने लिखा था डेल्टा डी अपॉन पी इंटू पी अपॉन डी, जिसमें डेल्टा डी का तात्पर्य है मांग मात्रा में परिवर्तन, डेल्टा पी का तात्पर्य है कीमत में परिवर्तन। पी का मतलब है प्रारंभिक कीमत और डी का मतलब है प्रारंभिक मांग, डिमांड। इसका मान एक आने पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, एक से अधिक आने पर मांग की लोच इकाई से अधिक, तथा एक से कम आने पर मांग की लोच इकाई से कम होती है। और हमें ध्यान होगा कि मांग की कीमत लोच हमेशा ऋणात्मक होती है। इसके बाद आता है बिंदु लोच विधि। अब तक हमने देखा कि वस्तु पर किए जाने वाले व्यय में जो परिवर्तन है उसके आधार पर हम मांग की लोच का पता लगा सकते हैं। दूसरा, कीमत में परिवर्तन से मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, इस आधार पर भी हम मांग की कीमत लोच को माप सकते हैं। लेकिन जब हम किसी मांग वक्र के किसी एक बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करें तो उस समय हमें बिंदु लोच विधि का प्रयोग करना होता है। और इसका एक बहुत सामान्य सा सरल सा सूत्र है कि मांग वक्र के जिस बिंदु पर हम मांग की लोच ज्ञात कर रहे हैं उस बिंदु से निम्न भाग या उसके निम्न अंश में उसके ऊपरी अंश का भाग देते हैं, तो उससे हमें मांग की लोच ज्ञात हो जाती है। रेखा चित्र में यह दर्शाया गया है कि ये जो डी1 मांग वक्र है और हम मान रहे हैं कि ए बिंदु इसके बिल्कुल सेंटर में है, बीच में है, अर्थात इसके नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा दोनों बराबर है। तो जब बराबर हिस्से में बराबर का भाग देंगे तो उसका जो भाग फल है वो 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। जब यह बिंदु नीचे की ओर आएगा अर्थात ए से D1 की तरफ आएगा या OX अक्ष की तरफ आएगा तो हम कहेंगे कि धीरे धीरे इसका नीचे का अंश कम होता जाएगा और मांग वक्र का ऊपरी अंश है वो बढ़ता जाएगा। तो जब हम कम अंश में बड़े अंश का भाग देंगे तो भागफल 1 से कम आएगा अर्थात मांग की लोच इकाई से कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि मध्य बिंदु से नीचे मांग की लोच इकाई से कम होती है, मध्य बिंदु से ऊपर मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। इस प्रकार से हम बिंदु लोच विधि से भी मांग वक्र पर मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। इसकी 3 श्रेणी हमने बताई, इकाई के बराबर मध्य बिंदु पर, इकाई से कम मध्य बिंदु से नीचे बिंदु पर, इकाई से अधिक मध्य बिंदु से ऊपर के बिंदु पर मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। और जो इसका सबसे निम्न अंश है OX अक्ष को जो स्पर्श करता हुआ अंश है D1, यहाँ पर मांग की लोच जैसा कि हम कह रहे हैं कि निम्न भाग में ऊपरी अंश का भाग देंगे तो यहाँ निम्न भाग कुछ है ही नहीं है, शून्य है। और जब शून्य में हम अधिक अंश का भाग देंगे तो उसका भागफल भी शून्य आएगा अर्थात यहाँ मांग की लोच शून्य होगी। और जो इसका सबसे ऊपर का हिस्सा है OY अक्ष पर जो छू रहा है D, यहाँ पर निम्न अंश है वो बहुत अधिक है, DD1 है, जबकि ऊपरी अंश शून्य है। तो जब हम किसी भी संख्या में शून्य का भाग देंगे तो वहाँ जो भागफल है वो अनंत आएगा, इसलिए D बिंदु पर मांग की लोच अनंत है। इस प्रकार इस एक ही रेखा चित्र में दर्शाए गए मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर हम मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। सबसे निम्न जो बिंदु है OX अक्ष पर उस पर मांग की लोच शून्य है, मध्य बिंदु पर मांग की लोच 1 के बराबर है, मध्य बिंदु से नीचे A और D1 के बीच मांग की लोच इकाई से कम है, मध्य बिंदु से ऊपर A और D तक मांग की लोच इकाई से अधिक है और मांग वक्र के ऊपरी बिंदु D पर मांग की लोच अनंत है। इस प्रकार हम किसी मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। इसे हम विभिन्न जो पैरामीटर्स दिए गए हैं जैसे A बिंदु पर, B बिंदु पर, C पर, D पर मांग की लोच ज्ञात करें तो उसके लिए यहाँ ये दर्शाया गया है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि मांग की लोच कैसे ज्ञात की जाती है। जैसे B बिंदु पर मांग की लोच का हम ज्ञात करेंगे तो उसका जो निम्न अंश है BD1
उसमें भाग देंगे ऊपरी अंश BD का, और इसका जो भागफल आएगा वो 1 से अधिक आएगा। तो चूंकि यह है मध्य बिंदु से ऊपर है, इसलिए यहाँ मांग की लोच इकाई से अधिक आएगी, और इसी तरह हम विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। चौथा है मांग की चाप लोच विधि। मांग की चाप लोच विधि के अंतर्गत हम देखेंगे कि जब कभी मांग रेखा के ऊपर स्थित दो बिंदुओं के मध्य मांग की लोच ज्ञात की जाती है, जिसे मांग की चाप लोच कहा जाता है। इस लोच को ज्ञात करने के लिए कीमतों तथा मांग मात्राओं का औसत लिया जाता है, और इसे निम्न सूत्र के द्वारा निकाला जाता है, जिसमें सूत्र है मांग की लोच बराबर Q माइनस Q1 अपॉन Q प्लस Q1 डिवाइड बाई P माइनस P1 अपॉन P प्लस P1। तो चाप लोच का सूत्र हो गया Q माइनस Q1 अर्थात डेल्टा Q अपॉन Q1 प्लस Q, और इस सब का भाग डेल्टा P अपॉन P प्लस P1 इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P प्लस P1 अपॉन Q प्लस Q1। और यहाँ इसमें जो पैरामीटर्स दिए हैं उसमें Q का तात्पर्य है पूर्व की मांग, Q1 का तात्पर्य है वर्तमान मांग जो कीमत में परिवर्तन के बाद की जा रही है, P का मतलब है वस्तु की पूर्व की कीमत, और P1 का मतलब है कि जो वर्तमान में नई कीमत क्या है। इनके विभिन्न मापों को लेकर और इस सूत्र में हम इनके मान रख देंगे तो हम किसी भी वस्तु की चाप लोच ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार ये मांग लोच को ज्ञात करने की 4 विधियों का हमने अध्ययन किया। पहली है कुल व्यय विधि, दूसरी है प्रतिशत या आनुपातिक विधि, तीसरी है बिंदु लोच विधि, और चौथी है चाप लोच विधि। तो आज हमने मांग की लोच की विधियों के बारे में अध्ययन किया। आप इन्हें अच्छे से स्टडी करें और गणितीय उदाहरण लेकर इसका आंसर निकालें तो निश्चित रूप से आपको मांग की लोच की जो विधियां हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएंगी। धन्यवाद।